नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 100 में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। आज की बहस एक अत्यंत संवेदनशील और अहम मुद्दे पर केंद्रित है कि क्या पड़ोसी देशों को एक दूसरे के आंतरिक मामलों में टिप्पणी करनी चाहिए या उन्हें पहले अपने घर के हालात पर ध्यान देना चाहिए। भारत ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार द्वारा दिए गए बयान को न केवल सिरे से खारिज किया है बल्कि साफ शब्दों में यह भी कहा कि बांग्लादेश अपने देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर ध्यान दे और भारत के आंतरिक मामलों में दखल न दे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस बयान को एक चालाकी से रचा गया भ्रामक प्रयास बताया, जिसका मकसद भारत की ओर से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार की चिंताओं को कमतर करना है। तो आज का बड़ा सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश का यह बयान नैतिक जिम्मेदारी है या कूटनीतिक सीमा लांघने का प्रयास। वहीं इस मुद्दे पर तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ यहाँ पर जेएस सोढ़ी जी जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ। इसके साथ साथ हमारे साथ यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार टीपी पांडे जी भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का टीवी 100 में बहुत बहुत स्वागत है जी। अब शुरुआत करेंगे जेएस सोढ़ी जी आपसे। किस तरह से आप इस पूरे विवाद को देख रहे हैं, पूरे मामले को देख रहे हैं? क्या बांग्लादेश को ऐसी टिप्पणी करनी चाहिए थी? जय हिंद प्रियंका जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ जी। बांग्लादेश को कोई हक नहीं है भारत की किसी भी गतिविधि पे टिप्पणी करने का, क्योंकि सबसे पहले उसे अपने गरिबान में झांकना चाहिए। 1974 में जब बांग्लादेश में पहला सेंसस हुआ, 3 साल उसके नए राष्ट्र के उभरने के रूप के बाद, तब हिंदुओं की संख्या बांग्लादेश में 14.60% थी और ये हर साल प्रति साल घटती रही और 2022 में ये सिर्फ 7%, 6-5% पे पहुंच गई जी। तो बांग्लादेश को तो पहले अपने आप में देखना चाहिए कि उसने कितना अत्याचार किया हिंदुओं पे। दूसरी चीज, ये सबक और सीख भारत के लिए भी है। जब 1974 से लेकर लगातार साल प्रति साल हिंदुओं की संख्या बांग्लादेश में घट रही थी, कोई भी भारत की सरकार ने कभी इस पे आवाज नहीं उठाई, क्योंकि हमारे बांग्लादेश के साथ अच्छे रिश्ते थे। लेकिन सब कुछ बदला 5 अगस्त पिछले साल, जब शेख हसीना को देश छोड़ के भागना पड़ा। उसके बाद हर जगह भारत में अब यही चर्चा होती है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। हम 30-35 साल चुप क्यों थे? सबक और सीख इसलिए हमारे लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि दुनिया के किसी देश में कोई भी धर्म पे अगर अत्याचार हो रहा हो, भारत को बोलना चाहिए, क्योंकि भारत में सारे धर्म के लोग रहते हैं। प्रियंका जी, आज बांग्लादेश में ये मुद्दा सिर्फ हिंदुओं पे अत्याचार का नहीं रह गया है, ये मुद्दा उससे भी बड़ा हो गया, ये सुरक्षा का मुद्दा हो गया है। जिस तरह से बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन की नजदीकियां बढ़ रही हैं, ये भारत के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। तो ओवरऑल अगर हम देखें, कमियां तो बांग्लादेश की बहुत रही हैं, लेकिन भारत के लिए भी हमें सबक और सीख लेना चाहिए जी। इसी पर जवाब लेते हैं टीपी पांडे जी से। टीपी पांडे जी, इस बयान को किस तरह से देखें? क्या इसको सिर्फ एक नैतिक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए या फिर इसके पीछे कोई कूटनीतिक रणनीति हो सकती है? आपको क्या लगता है? प्रियंका जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने चैनल पर मुझे मौका दिया। बात दरअसल ये है कि एक तो कहावत है ना कि एक उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो बांग्लादेश की स्थिति इस वक्त बहुत खराब हो गई है अंदर से। बांग्लादेश के एक ऐसा मुल्क, मतलब बांग्लादेश जिसको 1971 में भारत ने आजाद कराया था, जिस तरह से वहां बंगालियों पर, बंगाली मुसलमानों पर मैसेकर हुआ, उसकी एक हिस्ट्री है, बड़ी खौफनाक हिस्ट्री है। और कल मैं सुन रहा था आपसे, अब मैं थोड़ा सा इस बात को पाकिस्तान से जोड़ता हूं। ये जितना भी हो रहा है, ये यूनुस का बयान और जिस प्रकार उन्होंने कहा कि भारत जो मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हो रही है, भारत इस पर ध्यान दे, और जिस तरह से वो भारत को नसीहत दे रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ा खेल है आईएसआई का और बांग्लादेश की खुफिया एजेंसी का। ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। मैं थोड़ा गहराई में जाऊंगा। पिछले दिनों पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के 3 अधिकारियों ने बांग्लादेश का दौरा किया था, ढाका का और एक और शैलोट कोई शहर है वहां का। यहां पर कई खुफिया मीटिंग हुई और आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान जब से शेख हसीना का अगस्त में तख्ता पलटा है और वो भारत में है, तब से पाकिस्तान की बाँछें खिल गई हैं।
पाकिस्तान के साथ उसके रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, और जमाते इस्लामी नाम की एक जो संस्था है, जो कट्टरपंथी संस्था है, जो कि आईएसआई का एक एक्सटेंशन है, जो वो पूरी तरह से सक्रिय है। तो जो मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के 3 अफसर गए थे, और रॉक को इसकी चप्पे चप्पे की जानकारी थी कि वो कहां गए, किससे मिले। वहां एक बहुत बड़ी व्यूह रचना तैयार की गई, और उसमें कुछ कोड वर्डों का आदान प्रदान होता है, कई कोड वर्ड तैयार किए गए। और ये जो हिंसा हो रही है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में, इसमें 100% आईएसआई का खेल है। क्योंकि अभी आपको पता है कि जब से तहव्वुर राणा को भारत ने प्रत्यर्पित किया है अमेरिका से, जब से वो यहां आया है, तब से पाकिस्तान ने एक शब्द नहीं बोला है। कल वो कह रहा था, पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर, कि हम हिंदुओं से श्रेष्ठ हैं, हम हिंदुओं से बेहतर हैं, हम उनसे कल्चरली, ट्रेडिशनली, हर तरह से हम उनसे बेहतर हैं। तो इतनी नफरत पाकिस्तान के हुक्मरानों में, वहां के आर्मी चीफ के अंदर, और वो और बांग्लादेश, ये दोनों की मोडस ऑपरेंडी है जो भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है। तहव्वुर राणा को जैसे जब से प्रत्यर्पित किया गया है, पाकिस्तान को लगता है कि उसका कच्चा चिट्ठा अब बहुत बुरी तरह से खुलने वाला है, और बहुत बुरी तरह से और ज्यादा एक्सपोज होने वाला है। तो वो उसने मुर्शिदाबाद में हिंसा को बढ़ावा दिया है, और ये एक स्ट्रेटेजिक खेल है। जैसे कि अभी सोडी साहब कह रहे थे, बिल्कुल ठीक है, कि जिस प्रकार चाइना और पाकिस्तान ये मिलकर, चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये 3 मिलकर भारत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। भारत को इस वक्त बहुत सतर्कता से काम करने की जरूरत है। जी, इसी पर जवाब लेते हैं जय सोडी जी से। जय सोडी जी, जैसा कि आपने भी कहा, टीपी पांडे जी ने भी कहा कि चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है, और अब भारत को इसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए? प्रियंका जी, पिछले महीने 17 मार्च को जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जो कि भारतीय थल सेना के सेना अध्यक्ष हैं, उन्होंने बयान दिया कि 2 फ्रंट वॉर भारत पे अब पॉसिबिलिटी नहीं है, अब रियलिटी है। यानी कि 2 फ्रंट वॉर भारत पे होगी। और 3 साल पहले 7 अगस्त 2022 को जनरल MM नरावने, जो कि भारतीय सेना के 28वें सेना अध्यक्ष हैं और जो 4 साल पहले रिटायर हुए थे, उन्होंने द प्रिंट में 7 अगस्त 2022 में एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में लिखा, यदि भारत पे 2 फ्रंट वॉर होती तो भारत के लिए बहुत दिक्कत पैदा होती। ये लेख उस वक्त लिखा गया जब बांग्लादेश पूरी तरह भारत के साथ अटूट दोस्ती में था। लेकिन सब कुछ बदला पिछले साल 5 अगस्त को, जब शेख हसीना को देश से भागना पड़ा। उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन की नजदीकियां बढ़ रही हैं, जिस तरह से उनकी सैनिक नजदीकियां बढ़ रही हैं, ये भारत के लिए बहुत खतरे की घंटी है। जैसे मैंने पहले कहा, प्रियंका जी, जितने टाइमलाइंस पब्लिक डोमेन में एक बात का इशारा कर रहे हैं कि 2035 में चीन, पाकिस्तान मिलकर भारत पे हमला करेंगे। और इसकी पुष्टि जनरल असीम मुनीर ने अपने बयान, अपने एड्रेस में दी कुछ दिन पहले, जब उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि भारत के साथ कभी पाकिस्तान की दोस्ती हो ही नहीं सकती है। शायद पहली बार किसी पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष ने इतने खुले शब्दों में कहा। अब भी जो लोग भारत में अमन की आशा की बात करते हैं, सुख शांति की बात करते हैं, चीन पाकिस्तान से प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, ये जनरल असीम मुनीर का बयान उनके लिए वेकअप कॉल होना चाहिए। प्रियंका जी, हमारे पास सिर्फ 10 साल बचे, 1 दशक अपनी सैनिक तैयारी करने में। आज की तारीख में चीन हमसे 30 साल आगे सैनिक तैयारी में। अगर पाकिस्तानी सेना का पलड़ा चीन में जोड़ा जाए, पलड़ा और भारी हो जाता है चीन पाकिस्तान के साथ में। पाकिस्तान की सेना कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक व्यावसायिक, एक प्रोफेशनल सेना है। हमारे पास 10 साल का समय है। हमें विजय धर्मों की लड़ाई में, दाएं बाएं की बातों में टाइम वेस्ट करने से के बजाय हमें अपनी सैनिक तैयारी में, आर्थिक तैयारी में हमें पूरा जोर देना चाहिए। क्योंकि 1 दशक का समय अगर हम देखें, एक तौर से कम भी है, 1 दशक का समय अगर हम दूसरे तौर से देखें ज्यादा भी है। अब सब भारत के हाथ में। जी, इसी पर जवाब लेते हैं टीपी पांडे जी से, माफ कीजिएगा। टीपी पांडे जी, जिस तरह से बांग्लादेश की तरफ से बयान आया, भारत ने भी पलटवार किया, तो आपको क्या लगता है कि जो भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई, क्या वो ठीक थी, क्या वो उचित थी? इससे क्या बांग्लादेश और भारत के अब संबंधों पर असर नहीं पड़ेगा, खटास नहीं आएगी? देखिए, खटास तो बहुत ज्यादा आ गई है। खटास तो तभी आ गई थी जब शेख हसीना का तख्ता पलटा था, जो बेचारी इस वक्त भारत में शरण लिए हुए हैं, और किस प्रकार उनको वहां से हटाया गया, साजिशें की गई।
लेकिन मैं आज आपसे एक बात और कहना चाहता हूं। देखिए, भारत ने तो जवाब देना था, वो दे दिया। भारत कूटनीतिक लेवल पर इसको डील कर रहा है। और देखिए, जहां तक लड़ाई उड़ाई की बातें हैं, अभी सोडी साहब कह रहे थे कि ये चाइना और पाकिस्तान भारत पर अटैक कर सकते हैं 2035 तक, और आसिम मुनीर ने कल कुछ ऐसा कहा। ये बिल्कुल सही है। आसिम मुनीर ने ये बिल्कुल अपने ये कहा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कि भाई हम साथ नहीं रह सकते, लेकिन वो शायद ये भूल गए कि उनकी जो 2 नेशन थ्योरी थी वो बांग्लादेश के आजाद होते ही खत्म हो गई थी। उसकी ऐसी की तैसी हो गई। जो वो 2 नेशन थ्योरी की बात करते हैं, तो बांग्लादेश पर जो बांग्लादेश मुसलमानों पर जो बंगाली मुसलमानों पर जो जुल्म हुए, उसके बाद बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ, तो 2 नेशन थ्योरी खत्म हो गई। वो कहते थे कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रहते, हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते थे, इसलिए पाकिस्तान बनाया। तो पाकिस्तान बनाया, तो पाकिस्तान में क्या हुआ? वो कह रहे थे पाकिस्तान के वहां के बच्चों को, अपने देश के बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाई जाए, जो ओवरसीज पाकिस्तानी आए हुए थे, आसिम मुनीर के सामने बैठे हुए थे। लेकिन जहां तक बांग्लादेश की बात है, तो बांग्लादेश और भारत के जो रिश्ते हैं वो तो तल्ख हैं ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर मैं थोड़ा सा आपसे एक बात ये कहना चाहता था, मेन ये है कि बांग्लादेश की हिम्मत क्यों पड़ रही है सब कहने के लिए जी। एक पिद्दी सा देश जो भारत के ऊपर ही डिपेंड है। भारत अपने यहां से क्या नहीं जाता। आज भारत मदद करना बंद कर दे, आज भी मदद कर रहा है भारत, तो उनके पास कुछ नहीं है, अपना कुछ नहीं है उनके पास। जिस प्रकार अल्पसंख्यकों पर वो हमले कर रहे हैं, आज भी हिंसा नहीं रुकी है। सरकारी नौकरियों से, प्राइवेट नौकरियों से हिंदुओं को चुन चुन कर निकाला जा रहा है। लेकिन भारत में जो हिंसा हुई है, जो मुर्शिदाबाद में जो हुआ है, मैं ये कहना चाहता हूं अपनी सरकार से कि इसको किसी तरह से रोके। चाहे आपको वहां कुछ भी करना पड़े, चाहे आपको वहां प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, आप उस हिंसा को रोकिए। पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश से लगी हुई है, वहां से जाहिर है जो हुआ है, वहां पर जो कुछ भी हो रहा है वो आईएसआई के भाड़े के टट्टुओं ने किया है। और जो वहां इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, जो बड़ी तादाद में लोगों ने घुसपैठ की है, वो घुसपैठ रुकनी चाहिए। और वहां हमारी सरकार को चाहिए कि यह किन प्रकार किसी भी तरह से वहां वो हिंसा को रोके, चाहे उनको वहां उसके लिए कुछ भी करना पड़े। भारत के पास इतना बड़ा फोर्स है, सीआरपीएफ है, अर्धसैनिक बल है, मिलिट्री है, आप कुछ तो वहां कंट्रोल कीजिए। देखिए, बाहर वाले को मौका तब मिलता है जब आपके वहां कुछ। अब देखिए, आज बांग्लादेश को क्यों ये हिम्मत पड़ रही है, वो जले पर नमक डाल रहा है। उसको ये कहना नहीं चाहिए। नैतिकता की जो आपने बात की, वो नैतिकता तो खैर कहीं है ही नहीं। तो हमारी सरकार को अपने इस हिंसा वक्फ कानून को लेकर, इसको आधार बनाया गया ना, वक्फ की जो कानून है उसके खिलाफ ये हिंसा हो रही है कि भाई वक्फ कानून को ये लोग नहीं मानते, और जो जिस प्रकार की अफवाहें फैली। तो जब हम अपने घर में चीजों को ठीक कर लेंगे ना, तो फिर ये बांग्लादेश जैसे देश है, इनको मौका नहीं लगेगा। हमसे बात की, हमारे यहाँ इंटरफेयर करने का ये हिम्मत नहीं कर पाएंगे जी। इसी पर जवाब लेते हैं जय सोडी जी से। जय सोडी जी, आप भारत की प्रतिक्रिया को कितना सटीक और संतुलित मानते हैं? प्रियंका जी, मैं पांडे जी की बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि हमें एक्शन खुद लेना चाहिए। हमारे पास बड़ी बड़ी पुलिस फोर्स हैं, बड़ी बड़ी सेंट्रल पुलिस फोर्सेज हैं, हमारे पास थल सेना, वायु सेना, नौ सेना, हमारे पास सबसे अच्छी खुफिया एजेंसीज हैं। हमें एक्शन इमीडिएटली लेना चाहिए, क्योंकि जहां पे ऐसी कोई भी कार्रवाई हो रही है जिससे कि हमारा देश अंदरूनी तौर से कमजोर हो रहा है या खोखला हो रहा है, ये हमारे दुश्मनों देशों के लिए तो बहुत अच्छी बात है। हम जितना डिले करेंगे, हम जितना एक दूसरे पे प्रति बयान करेंगे, हम उतना अंदर से मजबूत होंगे। जब तक हम अंदर से मजबूत नहीं होंगे, हमें बहुत दिक्कत आएगी एक्सटर्नल चैलेंजेस को फेस करने के लिए। भारत सरकार ने सही किया, हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्समैन ने बिल्कुल सही जवाब दिया। ये भारत का अंदरूनी मामला है, बांग्लादेश को अपने गिरबान में जागना चाहिए, लेकिन अब हमें इससे 10 कदम आगे जाना होगा। प्रियंका जी, भारत के 8 पड़ोसी मुल्क हैं, 2 तो हमारे कट्टर दुश्मन है, चीन पाकिस्तान को तो निकाल दीजिए, बाकी बचे 6 में से सिर्फ एक भूटान आज हमारे साथ है, बाकी 5 जो पड़ोसी मुल्क हैं पूरी तरह से चीन के ग्रिप में हैं। और ये जो 5 मुल्क हैं, इन्होंने चीन के साथ बेल्ट रोड इनिशिएटिव साइन किया हुआ है। यानी कि इसका अगर हम डिफेंस टर्म्स में इसको अंडरस्टैंडिंग करें, जब पाकिस्तान चीन भारत पे हमला करेंगे 2035 में, तब इन 5 देशों का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज किया जाएगा लॉजिस्टिक्स के लिए, आर्म्स मूवमेंट के लिए। जिस तरह से भूटान ने चीन के साथ एडवांस टॉक्स पे है, किसी दिन भूटान और चीन की
डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टैब्लिश हो सकते हैं, दोनों में दोस्ती हो सकती है। यानी कि आज भारत पूरी तरह से दुश्मन देशों से घिरा हुआ है, एक को छोड़ के। जैसे मैंने पहले कहा, हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं, हमारे पास 1 दशक का वक्त है। अगर हम दोनों सेना अध्यक्ष के बयान देखें, जिसका मैंने जिक्र पहले किया, जनरल द्विवेदी और जनरल नराव ने, वाकई में बहुत युद्ध के बादल घने होते जा रहे हैं भारत के ऊपर। जी जय सोढ़ी जी, अब ऐसे में जय सोढ़ी जी, भारत की भी वैश्विक स्तर पर मजबूती यहाँ पर भारत भी पकड़ रहा है। अमेरिका के साथ भारत के अच्छे संबंध है, वैश्विक स्तर पर भारत के अच्छे संबंध है, तो क्या ये मददगार साबित नहीं होंगे? प्रियंका जी देखिए, अमेरिका पे विश्वास करने के लिए मैं एक बयान दूंगा। हेनरी किसिंजर, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, उन्होंने 1970 के दशक में कहा था, अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक है, अमेरिका का दोस्त होना घातक है। आप अगर पिछले 20 साल में देखें, अमेरिका ने किसी भी अपने साथी देश की मदद नहीं की है। और जिस तरह से अमेरिका और कनाडा की दुश्मनियां बढ़ गई हैं, 1970 के दशक में पिक्चर आई थी शोले, जिसमें अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र थे, और इनकी दोस्ती की मिसाल आज तक दी जाती है कि अगर किसकी दोस्ती हो, जय वीरू जैसी हो, अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र जैसी हो, जो शोले पिक्चर में थी, यही मिसाल दी जाती थी अमेरिका और कनाडा की दोस्ती की। लेकिन आज कनाडा अमेरिका एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो रखे हैं। मेरे कहने का मतलब है, हमें अमेरिका पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। अमेरिका व्यापारी देश है, वो व्यापार के नजरिए से देखता चाहिए, देखता है हर चीज। हमें सिर्फ अपनी आर्थिक तैयारी, अपनी सैनिक तैयारी करनी चाहिए। इसलिए मैं एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना चाहूंगा, देखिए, अपनी मैन्युफैक्चरिंग को डेवलप करने के लिए हमें बहुत स्टेम में, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में डॉक्टरेट या पीएचडी चाहिए। 2019 के आंकड़े, आखिरी आंकड़े पब्लिक डोमेन में, तब चीन के पास 35,000 डॉक्टरेट थे स्टेम में, अमेरिका के पास 26,000 थे, भारत के पास सिर्फ 700 थे। और ये 700 में से 70% लोगों ने भारत की नागरिकता त्याग करके दूसरे देशों में बस गए हैं। आज दुनिया की अगर हम टोटल मैन्युफैक्चरिंग देखें, 36.1% चीन की है, 16.7% अमेरिका की है, भारत की सिर्फ 2.9% है। हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज करनी होगी, हमें अपने डॉक्टरेट्स इन स्टेम इंक्रीज करने होंगे, और तभी हम जाके आर्थिक तौर पे पूरी तरह से सक्षम और सार्थक होंगे। जो भी देश लड़ाई में सफल होगा, उसके पास अपना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। हम रूस देख रहे हैं, 3 साल से लगातार लड़ रहा है, अमेरिका का इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, चीन का अपना मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है। हमें भी इसे पूरी तरह से डेवलप करना होगा। हमारे पास, जैसे मैंने कहा, पहले कहा, 1 दशक का समय है सर। जी, इसी पर जवाब लेते हैं टीपी पांडे जी से। टीपी पांडे जी, जैसा कि यहाँ पर जय सोढ़ी जी ने कहा कि अमेरिका के साथ दोस्ती बहुत ज्यादा घातक है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल ठीक कहा, मैं उनसे 100% सहमत हूं। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, कोई दो राय नहीं। देखिए, आप याद कीजिए, अभी डोनाल्ड ट्रंप जब से सत्ता में आए हैं जो बाइडेन के बाद जी, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था, जब उनसे ये पूछा गया, शायद किसी विदेशी पत्रकार ने उनसे पूछा था कि बांग्लादेश का आप क्या करने वाले हैं, क्योंकि बाइडेन ने मोहम्मद यूनिस को अपने प्यादे के तौर पर बैठाया, क्योंकि वो सीआईए के लिए काम करते थे यूनिस, और उन्होंने अपने सीआईए ने, मतलब अमेरिका में, अपने प्यादे को वहां बैठाया। तो बाइडेन और ट्रंप की आपस में जबरदस्त राइवलरी थी। लेकिन ट्रंप जब सत्ता में आए तो भारत का मीडिया भी ये कह रहा था, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि अब ट्रंप साहब आ गए हैं तो अब देखिए बांग्लादेश में क्या होगा, यूनिस को वहां से भागना पड़ेगा, और यूनिस देखिएगा ट्रंप आएंगे और पता नहीं क्या क्या कर देंगे। लेकिन फिर ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने क्या कहा, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं ये है, उन्होंने ये कहा कि बांग्लादेश में उसका लगभग हुआ यार, लेकिन उनका लगभग हुआ ये था कि बांग्लादेश में अब वही होगा जो भारत चाहेगा। तो भारत चाहेगा ये उन्होंने, लेकिन कोई ऐसा एक्शन, देखिए ट्रंप पाकिस्तान के खिलाफ जो भी कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, उसको वो उसको देखते हुए वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन बांग्लादेश के बारे में मैंने अभी कोई बहुत तगड़ा कोई स्टेटमेंट उनका नहीं देखा कि बांग्लादेश में वो क्या करने वाले हैं। तो अमेरिका ऐसा ही करता है, उसने एक तरह से भारत के खाले में गेंद डाल दी, तो भैया तुम निकलो। अब इसका कुछ लोग कुछ हो सकते हैं, ये कह सकते हैं कि भाई भारत, देखिए भारत के हवाले कर दिया बांग्लादेश को, लेकिन बांग्लादेश तो हो क्या रहा है,
बांग्लादेश का मोहम्मद यूनिस आज भी उल्टे सीधे बयान दे रहा है। बांग्लादेश की तरफ से आज भी, जैसे आपने देखा मुर्शिदाबाद पर उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, ऐसे वो तमाम अल्पसंख्यकों पर, वक्फ बोर्ड पर पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं वो लोग। तो अमेरिका कर क्या रहा है? अमेरिका, इसीलिए वो अभी आपने पूछा कि अमेरिका किसी का सगा दोस्त कभी हो ही नहीं सकता, और अमेरिका की जो पॉलिसीज होती हैं वो थोड़ा बहुत शिफ्ट होती है। मेन उनकी फॉरेन पॉलिसी में कोई खास फर्क नहीं आता है, चाहे वहां बाइडेन आ जाए, चाहे वहां पर ट्रंप आ जाए, रिपब्लिकन आ जाए, डेमोक्रेट आ जाए, लेकिन उनके लिए अमेरिका फर्स्ट की एक पॉलिसी होती है, वो हमेशा रहती है। जी चलिए, फाइनल कमेंट ले लेते हैं टीपी पांडे जी, जय सोढ़ी जी। जिस तरह से अब ये पूरा मामला, ये पूरा विवाद देखने को मिल रहा है, ऐसे में अब इस टिप्पणी से भारत की सुरक्षा और यहाँ पर आंतरिक स्थिरता, आपको क्या लगता है, क्या ये इन दोनों चीजों को प्रभावित कर सकता है? प्रियंका जी, मेरे क्लोजिंग कमेंट्स ये हैं कि भारत अब पूरे तरह से दुश्मन देशों से घिरता जा रहा है। हमारे पास समय बहुत कम है, हमें अपने अंदरूनी चीजों पे पूरा तवज्जो देना चाहिए। जहां पे कड़े एक्शन लेने, वहां पे हमें एक्शन लेना चाहिए। लोगों को अच्छा लगे ना लगे, सरकारों को, चाहे केंद्रीय सरकार हो, राज्य सरकार हो, जहां पे उन्हें देश की सुरक्षा, चाहे अंदरूनी हो चाहे एक्सटर्नल हो, उस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। कुछ लोग तो हमेशा रोते रहेंगे, कुछ लोग तो हमेशा दुखी रहेंगे, वो तो उनकी आदत है, लेकिन जो चीज देश के लिए अच्छी होगी, अधिकतर लोग, मेजॉरिटी लोग उस चीज को सपोर्ट करेंगे। जी यहाँ पर टीपी पांडे जी से भी फाइनल कमेंट ले लेते हैं। टीपी पांडे जी, क्या आपको लगता है इस तरह के बयानों से आंतरिक सॉवरेनिटी जो है वो प्रभावित होती है, या फिर नैतिकता इंपॉर्टेंट है, या फिर संप्रभुता? देखिए, सॉवरेनिटी जो संप्रभुता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और किसी देश की संप्रभुता तभी कायम रह सकती है। देखिए, भारत एक बहुत बड़ा देश है, और बांग्लादेश से भारत की तुलना नहीं हो सकती। भारत की इकोनॉमी के लिहाज से, भारत की सेना के लिहाज से, भारत की मतलब हर तरह से अगर देखा जाए तो किसी भी क्षेत्र में भारत बांग्लादेश से, पाकिस्तान से बहुत आगे है। तो बात वही है कि हमको बहुत संभल के काम करना है, हमको इस पूरे मसले को डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है। हमारा विदेश मंत्रालय अच्छा काम कर रहा है, एस जयशंकर काफी बढ़िया काम कर रहे हैं, मोदी साहब तो काम करते ही हैं, 20-20 घंटे काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल हमको सतर्क रहने की जरूरत है, और ये देखने की जरूरत है, क्योंकि देखिए, अगर कोई ऐसी इस तरह की, जिस प्रकार की मुर्शिदाबाद की जो हिंसा हो रही है, अभी तो देखिए ये कानून जो है, इसको लेकर, वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मामला। हालांकि जब उसको राज्यसभा ने पास कर दिया, लोकसभा ने पास कर दिया, और राष्ट्रपति ने मोहर लगा दी, तो सुप्रीम कोर्ट में वो जाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में चला गया, अब वहां सुनवाई हो रही है, जो भी है, अब सुप्रीम कोर्ट जो भी कहता है। लेकिन इसके बाद क्या होगा, तो जो भी फैसला आएगा, जो भी सुप्रीम कोर्ट करेगा, उसके बाद के लिए हमको तैयार रहना चाहिए। मुर्शिदाबाद जैसे हालात पूरे देश में न बने, क्योंकि ये तैयारी बहुत बड़ी है। मैं आपको बता रहा हूं, ये इसमें स्लीपर सेल लगे हुए हैं। दिल्ली में आपने देखा, एनआरसी को लेकर, सीएए को लेकर जो हालात बने थे, शाहीन बाग में जो हुआ था। मैं अब आपको बता रहा हूं कि भारत सरकार को, और निश्चित रूप से हमारे खुफिया इदारों को, हमारे सुरक्षा एजेंसियों को इसकी खबर होगी कि जो कुछ भी अंदर पक रहा है, तो हमको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। और जब हमारा घर दुरुस्त रहेगा, तो शायद बाहर वाले को, किसी को ये कोई गुस्ताखी नहीं करेगा कि भारत के आंतरिक मामलों में कुछ बोले। जी चलिए, जय सोढ़ी जी, टीपी पांडे जी, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, तमाम चर्चा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहीं अब देखने वाली बात होगी, भारत ने जिस तरह से शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की ओर से दिए गए बयान को सिरे से खारिज कर दिया। देखने वाली बात होगी किस तरह अब भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर इसका असर पड़ता है। तो वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी बांग्लादेश से कहा कि वे अनावश्यक बयानबाजी से बचें और नैतिकता का दिखावा करने के बजाय अपने देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर ध्यान दें। भारत ने बांग्लादेश को साफ शब्दों में संदेश दिया कि वे भारत के आंतरिक मामलों में दखल न दें और अपने देश की अल्पसंख्यक सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करें और उससे मजबूत करें। चले वहीं फिलहाल इस खास कार्यक्रम के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे TV 100।